इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत इसी खबर से करते हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के सीनियर नेता और आईआरजीसी के टॉप कमांडर अली लारिजानी मारे जा चुके हैं। हालांकि इसी दौरान ईरान की मीडिया ने लारिजानी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट जारी होने की बात कही है। इससे हालात और भ्रम पैदा हो गया है क्योंकि दोनों दावों में बड़ा विरोधाभास है। इसके अलावा यह भी सामने आया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सभी टॉप लीडर्स के खात्मे का आदेश दिया है और इस दावे के चलते पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अली लारिजानी वास्तव में है कहां? क्या वो सुरक्षित है या इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के दावे की बात मानी जाए और इजराइल का दावा सही ठहराया जाए? इन सब के बीच कुछ देर में ईरान की तरफ से इस पर आधिकारिक बयान भी जारी किया जा सकता है। अब वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल का कहना है कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मृत्यु हो चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को खत्म करने का आदेश दिया है और इस किल ऑर्डर को जारी करते हुए आईडीएफ ने एक फोटो भी जारी किया है। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रिफत, देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जीवित हैं या मृत, उनके द्वारा, उनकी टीम द्वारा जारी किए गए हर वीडियो पर एआई जनरेटेड वीडियो का आरोप लगा है। लेकिन अभी जो किल ऑर्डर वाला वीडियो है या जो फोटो है, क्या वो असली है? और सबसे बड़ी बात, अली लारिजानी आईआरजीसी के सबसे बड़े नेता थे, कमांडर थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ऑपरेशनल कमांड उनके हाथ में है। उनका मारा जाना कितना बड़ा धक्का है आईआरजीसी के लिए? देखिए आनंद, अभी कंफर्म नहीं किया गया है ईरान की तरफ से। ये दावा किया जा रहा है इस्राएली मीडिया में और इस्राएली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये दावा है, लेकिन इसकी कितनी हकीकत ये क्या पाना मुश्किल है। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा, यहाँ पे लगातार खबरें गश्त कर रही थी ईरान में भी कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं, लेकिन बार बार जो है वीडियोज आ रहे हैं नेतन्याहू के। और जिस तरीके से आपने ये कहा कि किल ऑर्डर पे साइन करने का भी एक पिक्चर जो है वो सामने आई है। इन चीजों में कितनी हकीकत है, क्योंकि जंग चल रही है दोनों साइड से। लगातार जो है इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस जो है ईरान में भी हमले कर रहे हैं और लेबनान में भी, और ईरान की तरफ से भी लगातार डट के मुकाबला किया जा रहा है। एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से भी और ईरान की तरफ से। मैं इस वक्त जेरूसलम में हूं और आप देख सकते हैं इर्द गिर्द ये मस्जिद अक्सा जो है, अल अक्सा, ये पूरा अहाता उसी का है। हालांकि अक्सा जो है उसको बंद कर दिया गया था जो ही युद्ध शुरू हुआ। यहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन मैं आपको इसी बीच बता दूं कि यहाँ पर भी जेरूसलम में लगातार मिसाइल्स गिर रहे हैं और इस एरिया में भी कुछ मिसाइल्स जो है इंटरसेप्ट किए गए हैं। और यहाँ पे मलबा जो है यहाँ पे गिरा था और कैंसिट जो है यहाँ का पार्लियामेंट, उसके सामने एक नेशनल लाइब्रेरी है, उसके सामने भी एक बड़ा पीस जो है ईरान के मिसाइल का गिरा था। उसका मतलब है देखिए इस वक्त आप अल अक्सा की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बेंजामिन नेतन्याहू पर ही फोकस रखूंगा और फिर अल अक्सा पर और यरूशलेम पर एक बार आते हैं। रिफत, अभी अल अरेबिया की तरफ से ये ट्वीट आया है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट में कहा है कि ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड हिल गया है, डगमगा रहा है और एक ख्वाब की दुनिया में रह रहा है, लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड कहा है। कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से एक सॉलिड चुनौती और चेतावनी है कि आप कह रहे हो कि आपने मुझे मार दिया, ये लो हमने अली लारिजानी को ठोक दिया और हम एक एक लीडर को अपनी मर्जी के मुताबिक ठोकेंगे। ये चुनौती कहीं ना कहीं आईडीएफ और इजराइल की तरफ से, इजराइल प्रशासन की तरफ से और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आ रही है। देखिए आनंद, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, और वो कैबिनेट मीटिंग में ये कह रहे हैं। जी देखिए आनंद, मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि अभी हालांकि ईरान की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया। हालांकि जो ईरान, इस्राइल और यूएस फोर्सेस हैं उनके निशाने पे
सारे जितने भी लीडर हैं ईरान के वो उनके निशाने पे हैं। जो मिलिट्री के टॉप लीडर्स हैं वो उनके निशाने पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां पे भी इजरायली फोर्सेस या यूएस फोर्सेस को लग रहा है कि वो किसी टॉप लीडर को या किसी टॉप आर्मी कमांडर को निशाना बना सकते हैं, वो उसमें हर मुमकिन कोशिश करते हैं उनको निशाना बनाने की। लेकिन अगर अली लारिजानी की बात करें, अगर उसको निशाना बनाया गया है तो ईरान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूरी कमान जो है वही संभाले हुए हैं जब से सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया गया और टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद जो है अली लारिजानी ही सारा कमांड और कंट्रोल संभाले हुए हैं और उन्होंने ही मुख्तलिफ डिवीजन में IRGC को डिस्ट्रीब्यूट किया और हर किसी कमांड को कहा कि वो अपने तरीके से जवाब दे ईरान और जवाब दे इसराइल और यूएस को। तो उसका मतलब है कि अगर अली लारिजानी को निशाना बनाया गया है तो ईरान रिफत, थोड़ा सा मैं आपके साथ ही अभी रुकूंगा। कुछ और बातें हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर यानी मुस्तफा खमेनी की तरफ से भी कुछ बातें सामने आ रही हैं जो कि ईरान, वो खुद नहीं कह रहे लेकिन ईरान क्लेम कर रहा है। लेकिन अभी अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया है। मौत के दावे के बीच अली लारिजानी ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें, अली लारिजानी ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव थे और उन्हें ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता था। लेकिन उनके आईडी से अभी एक पोस्ट हुआ है, ईरान की प्रमुख सेना, और ये पोस्ट लिखा है ऑन द ओकेजन ऑफ फ्यूनरल सेरेमनी। अब ये क्या पहले का पोस्ट है? उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को कोई मैनेज करता है जिसने ये पोस्ट किया है, फारसी में ये पोस्ट है और उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि भाई ईरान की रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी के को उन्होंने ये। लेकिन ये जो नोट है, ये नोट है दर्शकों, ये इजरायल के दावे से थोड़ा पहले ये नोट आया था। ये ट्वीट इजरायल के दावे से थोड़ा पहले आया था, जहां उन्होंने शोक और सॉलिडारिटी व्यक्त की थी ईरान IRGC की नेवी के जो शहीद हुए थे उन जाबाजों के साथ। लेकिन इस पोस्ट के तुरंत बाद ही यह क्लेम आया और फिर कंफर्मेशन भी आया IDF की तरफ। देखिए, IDF कभी भी, और इजरायल का डिफेंस मिनिस्टर आकर ऑफिशियली ये बात करता है, तो जब आयतुल्लाह अली खोमेनी जी को भी उन्होंने, इजरायल ने कहा कि उनको मारा है आयतुल्लाह अली खोमेनी को, तो तब भी यही बात इजरायल सरकार ने की थी कि वो रुके थे। फिर कंफर्मेशन किया था, फिर ही कहा, पहले कहा अटकलें हैं शायद हो गया, फिर ऑफिशियली कंफर्म किया। यहां पर भी यही हुआ है। तो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से औपचारिक तौर पर अभी तक कोई रिजेक्शन या कंफर्मेशन नहीं आया। यह भी मैं आपको बता दूं। अली लारिजानी कौन है? अली लारिजानी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। आप सोच लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेक्रेटरी हैं और उन्हें ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता था। ईरान की प्रमुख सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव होने का नेता उन्हें ही रिपोर्ट करती थी और सारे कॉल्स वही ले रहे थे। मुस्तफा खमेनी सामने नहीं आए, लेकिन सबसे ज्यादा बातें अली लारिजानी ने की। कल एक 5 पॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज किया जहां उन्होंने आसपास की सभी मुस्लिम देशों को कहा कि हमें एक होना है इस्लाम के लिए। ये सब कुछ उन्होंने कहा और कहा कि वो जो सतन है, जो यूएस और इजरायली ताकतें हैं, उनको हमें हराना है। हैवान है वो लोग, उनको हराना है। लेकिन ये सारी बातें कल की और आज उनको मृत घोषित कर रहा है IDF। वो ना सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से शामिल थे, युद्ध और सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों के मुख्य रणनीतिकार भी यही माने जाते थे। लारिजानी की पकड़ सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी, सेना, धार्मिक नेतृत्व और खुफिया एजेंसियों में भी उनका मजबूत प्रभाव था। और इसी वजह से हर बड़े संकट के वक्त ईरान में सभी बड़े फैसलों में वो शामिल होते थे। और इस समय जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रही है, ऐसे वक्त में वो ईरान का सबसे बड़ा चेहरा थे। साल 2005 से 2007 के बीच वो ईरान के प्रमुख परमाणु वार्ताकार भी थे, जबकि साल 2008 से 2020 तक ईरान की संसद में स्पीकर के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। और कहा जा रहा है कि अली लारिजानी और मुस्तफा खमेनी में थोड़ा सा मतभेद था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खमेनी खानदान से ही कोई चुना जाए और लारिजानी को लगा कि उनको और अली रेजा के बीच में सत्ता या कंट्रोल होगी। लेकिन अभी भी लारिजानी फैक्शन और उनके साथ कई सारे क्लेरिकल जो थे इस 88 के काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स में, उनका यह मत था कि अली लारिजानी और मुस्तफा खमेनी से आगे किसी को चुना जाए। लेकिन
चलिए आगे और बताते हैं कि आईडीएफ ने दावा किया है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली सटीक जानकारी के आधार पर वायुसेना ने तेहरान के बीचों बीच एक टारगेटेड हमला किया और इसी हमले में अली लारीजानी के मारे जाने का दावा किया गया। यानी जिस तरह अयतुल्लाह अली खोमेनी को उस कन्वेंशन में इन्होंने मारा, वैसे ही उन्होंने फिर से तेहरान के बीचों बीच फिर से जाकर के स्ट्राइक किया और अली लारीजानी को मारा। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि ईरान के पास मुज़ेक डिफेंस स्ट्रेटजी है, एक मुज़ेक डॉक्ट्रीन है। तो लारीजानी के मारे जाने के बावजूद भी रिजीम कंटिन्यूएशन, सत्ता का चलते रहना और या काबिज रहना चलता रहेगा। ये मुझे डॉक्ट्रिन क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके दम पर ही कई सालों तक बिना किसी लीडरशिप के ये लड़ सकते हैं। देखिए 1996 में इराक के साथ जंग के बाद ये और इराक की जब सत्ता पलटी 2003 में, उसके बाद से ईरान ने यह सीख लिया कि एक सेंट्रल लीडरशिप होने से जल्दी सत्ता पलट सकती है। तो मुज़ेक रक्षा प्रणाली ईरान की ऐसी रणनीति है जिसके तहत डिफेंस की कमान एक जगह केंद्रित होने की जगह कई क्षेत्रीय स्तरों में संगठित होती है। तो मुज़ेक की अलग अलग टाइलें, लेकिन एक साथ एक बड़ा स्ट्रक्चर लगेगा, लेकिन हर चीज अलग अलग अपने आप में भी सक्रिय होगी, सक्षम होगी। और इस मॉडल में आईआरजीसी, बसिज, रेगुलर आर्मी यूनिट, मिसाइल फोर्स, नौसेना संसाधन और स्थानीय कमान संरचनाएं एक वितरित प्रणाली के हिस्से हैं। और अयतुल्लाह अली खोमेनी ने ही ऑलरेडी इनको डिस्ट्रीब्यूट करके इस कमान को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब किसी भी हमले में यदि एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो अन्य काम करते रहते हैं, और यदि वरिष्ठ नेता मारे जाते हैं तो भी डिफेंस की ये सीरीज तबाह नहीं होती, क्योंकि अगला उनके पीछे का शैडो, सेकंड, लेफ्ट, थर्ड, फोर्थ, ऐसी एक रंग बनाई जाती है। तो लीडरशिप का अभाव बिल्कुल नहीं होता। और मुझेक डिफेंस नीति के तहत इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लिए 31 स्वतंत्र कमांड बनाई गई है। और क्यों? क्योंकि ईरान में 31 अलग अलग प्रोविंसेस हैं, तो हर जगह का, हर क्षेत्र का कमांड भी रीडिस्ट्रीब्यूट करके लोकलाइज कर दिया गया। हर कमांड एक आत्मनिर्भर इकाई है जो पहले से तय योजना के आधार पर काम करने में सक्षम है। और जब तक सुप्रीम लीडर से इसका काउंटर ऑर्डर नहीं आता, तब तक वो इसी तर्ज पर चलते रहेंगे, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। अब इसके पास अपने मिसाइल और ड्रोन के बेड़े रखे गए हैं। ये किसी निर्णायक जीत की योजना नहीं, बल्कि ऐसी रणनीति है जो हार को असंभव बना देती है। और इनके पास पैसा पहुंचने का भी जरिया इंडिपेंडेंट है। सबसे खास बात यह है कि यदि शीर्ष नेतृत्व से संपर्क टूट जाता है तो मुझेक डिफेंस नीति के तहत सेना की ये टुकड़ियां अपने दम पर कार्रवाई करने का अधिकार और क्षमता रखती हैं। यानी सुप्रीम लीडर से जब तक कमांड चेंज नहीं होता, तब तक ये एनालॉग मोड में अपने हिसाब से चलते रहेंगे और जो भी है चलते रहेंगे। तो ये मुझेक डॉक्ट्रिन, जिसकी वजह से रिजीम को तोड़ना और उनको हराना नामुमकिन है, हारना असंभव कर देती है ये डॉक्ट्रिन। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के बड़े नेताओं पर नेतन्याहू का आदेश सामने आ रहा है। ईरान के टॉप अधिकारियों को टारगेट करने का आदेश बेंजामिन नेतन्याहू साफ दे चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि इस पूरी लीडरशिप क्रिया को ही खत्म कर दो। मुझेक डॉक्ट्रिन में भी 1, 2, 3, 3, 4 के बाद तो लड़खड़ाओगे, चारों को हटा दो। डॉक्ट्रिन के अंदर जो लीडरशिप लैडर है उसको ही खत्म कर दो। जो भी है सबको मार दो। जो आगे आके बोलना शुरू करे, जो कॉल ले रहा है, आपको जो इंटेलिजेंस मिल रही है, ठोको। ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू।